हितार्थ, मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए? सर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतना इम्पोर्टेंट है। और जो बिगिनर है तो उनसे तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले टॉपिक्स को गो थ्रू कर लीजिए, फिर सेक्शन वाइज आप मॉक लगाए, टॉपिक वाइज मॉक लगाए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और टाइम के साथ भी प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं और आपको दिख रहा है कि आपके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, फिर आपके आसपास के लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार आपसे नहीं हो पाएगा। आपने इन सिचुएशंस को हितार्थ कैसे जो है वो टैकल किया? एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे पापा और मेरे भाई दोनों मेरे अगेंस्ट में आ गए थे कि ये रूम में पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। खुद पे विश्वास रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस का रिजल्ट 1 तारीख को आया था, जिसमें हमने देखा था कि कई लोगों का सिलेक्शन हुआ था, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ था और कई लोगों का नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। अभी कल रिजर्व लिस्ट का डेटा जो है वो आउट हुआ है और कई सारे बच्चों का उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और आज उनमें से एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं जिनकी हम सक्सेस स्टोरी यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले हितार्थ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर। बेसिकली आप हमें बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है और अभी जो रिजर्व लिस्ट आउट हुई है इसमें आपको क्या अलॉट हुआ है? सर मैं बेसिकली राजकोट गुजरात से हूँ। मैंने मुंबई से स्टडी किया है, एम कॉम। और अभी यही रिजर्व लिस्ट आउट हुआ है तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो इसमें आपको क्या अलॉट हुआ है, कौन सा बैंक आपको मिला है? सर सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक मिला है मुझे। और आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ है, यस सर। राइट? तो कितना वो एक सेटिस्फैक्शन होता है हितार्थ, क्योंकि जनरली हम लोग क्या होता है कि रिजर्व लिस्ट जब आती है तो उसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो यार हो जाएगा तो ठीक है, बाकी हम आगे के एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। कितना अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए जब आपने डेटा देखा उसमें आपका नाम आया? सर पहले तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो मुझे लगा जो भी होगा सब जून के बाद ही होने वाला है। और अचानक से देखा कि रिजर्व लिस्ट आउट हो गया है तो फिर ऐसे धक धक हो रहा था कि अब क्या होगा, देखते हैं अभी। और बहुत खुशी हुई जब देखा कि सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक अलॉट हो चुका है। और वैसे मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हितार्थ ऑलरेडी जो है वो एलआईसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे पोस्टेड हैं और उसके बाद इनका अभी आईबीपीएस आरआरबी क्लियर हुआ है। तो हितार्थ, अभी क्या प्लानिंग है? एलआईसी में ही रहना है या अभी आरआरबी को जो है वो ज्वाइन करना है? तो अभी फिलहाल तो सोच रहा हूँ मार्केट कंडीशन को देख के कि अभी आरआरबी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके। तो ओवरऑल हितार्थ, कितना टाइम लगा इस मुकाम को पहुंचने में और कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन 2021 सितंबर से स्टार्ट किया था। तो अभी 2024 अप्रैल चल रहा है, तो अराउंड 2.5 साल लगे मुझे ये मुकाम को पहुंचने में। 2.5 साल लगभग आपको लग गया यार। मतलब ये बहुत एक चैलेंजिंग होता है। लोग क्या है कि 6 महीने 1 साल में जो है वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, कहाँ मेरे लिए बैंकिंग है। क्या वो आपके अंदर एक विल पावर थी जो आपको इतना एक पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प किया आपकी? सर मेरे मॉम गवर्नमेंट जॉब में है और पापा बिजनेस में है। तो मैंने दोनों का सिचुएशन देखा है कि बिजनेस में क्या होता है और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है। तो मैं 9th में था ना, तब से ही मैंने सोचा था कि चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही, फिर चाहे जो भी हो जाए। तब मैच्योरिटी नहीं थी। फिर 2021 में जब 20 में कोरोना आया तो फिर थोड़ा थोड़ा हो गया, चलो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा वरना तो कुछ नहीं होगा। और प्राइवेट में तो मुझे जाना ही नहीं था, वो पहले से ही मैं फिक्स था। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में थोड़े हालात ऐसे देखे हैं मैंने कि लोगों को पैसे कम मिलते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है। और मेरे मम्मी मेरे मोटिवेशन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो तब से ही मैंने सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी फेलियर्स आए, जॉब तो यही करना है और यही सिलेक्शन लेना है। नहीं हितार, थोड़ा समझाइए हमें। जैसे आपने कहा कि आपकी माताजी टीचर है, पिताजी आपके बिजनेसमैन हैं, क्या हाँ आपने सर। ऐसा देखा कि पापा के बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना है और आपने ये डिसाइड किया कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेटर है? सर पापा का एक बिजनेस है ना, टूरिस्ट का है, टूरिज्म का। तो जो पैकेज दुबई जाता है ना, तो रात को कभी भी कॉल आता है, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग यहाँ का टाइमिंग सब अलग होता है फॉरेन में। तो फिर पापा को कभी भी कॉल आता है रात को 3 बजे 4 बजे, कोई परेशान होता है तो पापा को तुरंत जवाब देना पड़ता है। और गवर्नमेंट में तो जॉब करके आए बस खत्म, फिर अब फोन उठाओ नहीं तो भी चलता है।
तो फिर यही मोटिवेशन था कि ये जॉब तो ले लेना चाहिए, बाकी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, वरना यही हालत हो सकती है हमारी भी। फिर टेंशन होता है कब पैसे नहीं आए, तो फिर कभी पापा का मूड खराब रहता है जब पैसे नहीं आते हैं, कोई दिन नहीं होती है टिकट्स। तो तो यही मोटिवेशन था सर। मतलब एक स्टेबिलिटी और जो सुकून, जो आराम स्टेबिलिटी आपने सर, देखा है वो मम्मी वाली जॉब में आपने देखा। मम्मी वाले जॉब में देखा है। तो आपने क्या बताया कि 9-10 से ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है। यस सर। कितना कितना खुशी का क्षण हुआ होगा, हितार थोड़ा सा हमें समझाइएगा। कल जब आपकी रिजर्व लिस्ट में आपका नाम आया, आपने माता पिता से शेयर किया होगा अपनी सक्सेस, क्या वो मोमेंट था हितार्थ आपके लिए? सर मैंने पहले तो रिजर्व लिस्ट देखा ना, तब मैं पहले ही मतलब थोड़ा डर तो लगने लगा था कि अब क्या होगा, क्योंकि 0.25 से पीछे था। आरआरबी में तो थोड़ा रहता है कि 0.25 भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि रिजर्व लिस्ट 58.52 में खत्म हो चुका था और मेरे 58.60 थे, तो थोड़ा डाउटफुल भी था मुझे। और अचानक मैंने देखा कि सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक अलॉट हो चुका है, तो सर मैं कूदने लगा था पहले तो। यस, मैंने कर दिखाया। फाइनली मेहनत रंग लाई। नहीं हितार्थ, बहुत बहुत और शुभकामनाएं मोम आपको। तो खुशी के मारे चिल्लाने लगे, बट अब पापा थोड़े थे तो मोम थोड़े कंट्रोल में रहे। कैसी थी आपकी ओवरऑल जर्नी हितार्थ? कितने आपने अप्स एंड डाउन देखे हैं और कितना एक वो चैलेंजिंग दौर आपने देखा है स्टूडेंट लाइफ का? सर मेरी जर्नी बताऊं तो 2021 से ही चैलेंजिंग ही थी, क्योंकि मेरे पापा को मेरे पे इतना वो नहीं था, इतना कंपटीशन है कि बच्चा इतना नहीं कर पाएगा, ऐसा पापा को पहले से ही था कि बच्चा को थोड़ा तकलीफ तो होगा। तो गवर्नमेंट जॉब पापा ने फिर भी मुझे टाइम दिया। फिर एमकॉम सर मेरा चालू था, कोरोना जब से खत्म हुआ 2021 एंड 22 में, तो एमकॉम भी रेगुलर था, तो कॉलेज भी जाना पड़ता था। कॉलेज का सब मैनेज करना, मैंने तो घर पे, जब मैं मुंबई था तब मैं बताता ही नहीं था कि कौन सी एग्जाम है, कहाँ है, कब है, क्योंकि सर वही फील होता है, कभी वो लोग पूछते हैं कि बेटा पेपर कैसा गया, तो तभी मुझे बहुत डिप्रेशन आ जाता था कि ये लोग को कितनी होप होगी कि यार निकल जाएगा निकल जाएगा। तो जब तक मैं मुंबई था 2023 मार्च तक, तब तक मैंने एक भी पेपर का नहीं बताया है पेरेंट्स को कि ये पेपर देने में जा रहा था। गुजरात में जाना पड़ता था मुंबई से, हॉस्टल से भी मैंने इलीगली वो छुट्टी ले लेता था। रेक्टर को बोल देता था कि घर पे नहीं मालूम पड़ना चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं एडमिट कार्ड दे दूंगा तुझे, घर पे नहीं मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि सर एक एक्सपेक्टेशन रहता है पेरेंट्स का, और बच्चे को पूछते हैं तो बच्चे को थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है कि होप रही होगी कि क्या कैसा रहा पेपर। हर बार मेरे पेरेंट्स तो पूछते ही थे बेटा पेपर कैसा रहा। फिर 2023 से तो मैं राजकोट में आ गया, फिर तो कोई छुटकारा नहीं था। बट थोड़ा लेवल आ गया था तब तक, तो लगा कि इस बार तो हो जाएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम तब नहीं आई। बट 21 से 23 तो बहुत डेंजरस था मेरे लिए। क्या थी आपकी सब्जेक्टिव तैयारी हितार्थ? कैसे आपने बेसिक से शुरुआत किया, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीए की? सर मैं पहले एसएससी करता था 2020 से, फिर उसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री वो सब मुझे नहीं जम रहा था, तो फिर 2021 से, जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर से मैं बैंकिंग में आया। फिर पजल में सबसे पहले मैंने आपका वो लेक्चर देखा पजल से। पहले तो पजल 5 मिनट में बन रहा था, एक पजल प्री लेवल का, और मेंस का तो आधा घंटा लग जाता था, कभी बन भी नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ, तो मुझे याद है 2022 में फर्स्ट टाइम मैंने टॉप किया था जनवरी में। वो मैंने वीडियो भी सेव करके रखा है। आपने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था उस टाइम, वो अभी भी सेव्ड है मेरे में। जब भी देखता हूँ तभी याद आता है कि ये दौर भी मैंने देखा है कि जब मैं टॉप ही नहीं कर पाता था। बिल्कुल फिर बिल्कुल। मैथ्स में तो प्रबल सर मुझे मिल गए थे, तो उनसे मैंने कंटिन्यू किया। जी। हितार्थ, मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए? और कोई अगर बिगनर है तो वो मॉक टेस्ट की वैल्यू कैसे समझे? सर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतना इम्पोर्टेंट है। और जो बिगिनर है तो उनसे तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले टॉपिक्स को गो थ्रू कर लीजिए, फिर सेक्शन वाइज आप मॉक लगाए, टॉपिक वाइज मॉक लगाए, जो भी आपने टॉपिक सीख लिया है, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और टाइम के साथ भी प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। एक बार अगर सिलेबस हो जाता है आपका, तो फिर रेगुलरली मॉक तो देना ही चाहिए। आप 2 3 4 प्लेटफॉर्म से ले लो, बट रेगुलर मॉक तो देना ही चाहिए, उससे स्पीड मेंटेन रहेगी। और टाइम का प्रेशर जो होता है ना एग्जाम के टाइम में, वो मॉक में आपने अगर कर लिया अच्छे से,
तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हितार, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको इतना समय लग गया, और मैंने यहाँ पे एक वर्डिंग बोली कि लोग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की अगर तैयारी में थोड़ा बहुत चीजें नहीं हो पाती तो वो गिव अप कर देते हैं। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं और आपको दिख रहा है कि आपके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, फिर आपके आसपास के लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार आपसे नहीं हो पाएगा, इनको प्राइवेट जॉब करवा दो, इनको इनकी शादी करवा दो, इनका ये वो। तो एज अ इंसान हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार सही बात है, एग्जाम भी हमारा नहीं क्वालिफाई हो रहा है, लोग भी हमें बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और इससे हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हाँ यार, लोगों की बातें सही हैं, मैं गलत हूं। आपने इन सिचुएशंस को हितार्थ कैसे जो है वो टैकल किया, और जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर मेरा तो यही मानना है कि लोगों का काम है बोलना, और जो आपके वेल विशर नहीं है वो तो बोलते ही रहेंगे। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे पापा और मेरे भाई दोनों मेरे अगेंस्ट में आ गए थे कि ये रूम में पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। पर मेरे मोम सपोर्ट में थे, इसलिए थोड़ा बैलेंस रहा सब। बट मैंने फिर सुनने का ही बंद कर दिया था कि ये लोग को बोलने दो, एक बार रिजल्ट आएगा फिर सब चुप हो जाएंगे। खुद पे विश्वास रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, मतलब अगर आप सेल्फ बिलीव अगर आप कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलनी है। हाँ सर, और ऐसा नहीं है कि एक बार फेलियर मिल रहा है तो आप चेंज कर लो। आप चेंज करोगे तो वहां से भी आपको फर्स्ट से ही चालू करना पड़ेगा, बिगिनिंग से ही। तो उससे बिल्कुल। अच्छा एक बार और ट्राई कर लो, मिल जाएगा सक्सेस। और हर बार मैंने है ना, मैंने पहला 2022 में मैंने प्री निकाले थे, 4 प्री निकले थे मेरे। बट मेंस एक भी नहीं निकला था मेरा। तो फिर मैंने वही सोचा कि क्या गलती रह रही है, मिस्टेक क्या हो रही है, खाने में मिस्टेक हो रही है। छोटी छोटी गलतियों को लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी ट्रैवलिंग में थकान हो जाती है तो पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। कभी कभी पेन नहीं चलता है तो 2-3 पेन एक्स्ट्रा रखा है मैंने। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें है, बट ये सब भी बहुत इंपैक्ट करती है ओवरऑल पेपर में। राइट। तो मेरे हिसाब से ये भी एनालाइज करना चाहिए कौन से आपने कपड़े पहने हैं, कंफर्टेबल है। क्योंकि कई कई लोग एग्जाम में दिखावा करने जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं कि मैं तो बेस्ट हूँ। तो वो कोई काम का नहीं है अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो तो। ये सब सिद्धार्थ, छोटी छोटी आपने चीजें बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस चीज को कि ये चीज फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ना, और इससे हमारा मेंटल पीस बना रहता है। यस सर। हितार्थ, आपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, स्पेशली जो मैथ्स के हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं या जो रीजनिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, उसको हर कोई जो है वो प्रॉपर अप्रोच से नहीं कर पाता है। आपने कैसे मेंस की तैयारी करी? सर मेंस में तो मैं पहले पूरा नया ही था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेंस में क्या है। तो आप इसके पहले के जो प्लेटफॉर्म में थे वहां पे मैंने वो बायजूस का था वो खरीदा था पहले, पूरा सब्सक्रिप्शन लिया था उसका। फिर बेसिक से चालू किया मैंने। और आप तो रेगुलरली यूट्यूब के लेक्चर्स तो लेते ही हो। बट कभी कभी क्या है, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। फिर वही सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही एक चीज है। तो ऐसा नहीं कि इतना बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आप दूर चले जाओ। उसका सामना ही किया सर मैंने, बाकी तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं लगाया है। बट जो क्वेश्चन सामने थे वो सोल्व करके ही, समझ के ही हुआ है सर। राइट। रीजनिंग की आपकी अप्रोच हितार्थ क्या थी? और जो बच्चे अभी बिगनर हैं, जो रीजनिंग बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज करेंगे? सर अगर मैं प्री की बात करूँ तो पहले तो मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपने कर लिया चाहिए, सबसे पहले वही कर लेना चाहिए। क्योंकि मिसलेनियस आप कर लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ये फटाफट हो रहा है। जैसे सिलॉक्स है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, ये सब जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इनइक्वालिटी है। और पजल बाद में अप्रोच करना चाहिए। अगर आप प्रो प्लेयर हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर है तो पहले मिसलेनियस से ही स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन। और मैं बिल्कुल। मेंस की बात करूँ तो मेंस में भी यही है, मिसलेनियस। उसका पजल तो कभी टच ही नहीं करना चाहिए, वरना एक बार फंस गए तो खत्म हो जाओगे। आपकी पजल की तैयारी हितार्थ कैसी थी? प्रीलिम्स लेवल की या मेंस लेवल की? और आपने किस तरह से पजल में अपनी कमांड बनाई और अपनी स्पीड बनाई आपने? अगर सर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो पहले तो मैंने जैसे बताया 5 मिनट लगते थे मुझे। कभी कभी मैं टॉप पे नहीं आ पाता, कभी भी नहीं आ पाता था। फिर मुझे अंदर से हुआ कि मैं टॉप में क्यों नहीं आ रहा हूँ, तो मैंने पहले तो कॉपी करना चालू किया सबके आंसर कॉपी कर रहा था।
तो टॉप 10 में एक दो बार तो आ गया था, फिर अंदर से हुआ कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ ही गलत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, और पहले तो आपके लेक्चर्स में लगाता था, फिर रिकॉर्डेड ही लगाता था, बीच में पॉज कर देता था। तो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी सर रखा है मैंने, डिसिप्लिन रखा है, डिसिप्लिन इज द की। राइट, राइट, राइट। नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें इसका फायदा जो है वो काफी ज्यादा मिलता है। यस सर। हितार्थ, ऐसी 4 से 5 हमें चीजें बताइए जो आपने अपनी प्रिपरेशन में सीखा है, आपको लगता है कि ये गलतियां मैंने करी हैं, लेकिन अगर जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकर बनना चाहते हैं, वो अगर इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो उनका सिलेक्शन थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। सर अगर मैं मेरी बात करूँ तो दोस्तों से ज्यादा बताओ नहीं कि आप क्या कर रहे हो, जी। और ऐसे फ्रेंड से दूरी रहो जो आपके फील्ड के नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाएंगे। जो आपके फील्ड के है उससे आप कनेक्ट रह सकते हो, क्योंकि उनको मालूम होता है कि क्या कंपटीशन है, क्या लेवल रहता है एग्जाम का। फिर मोम और डैड आपको जिससे भी ज्यादा बनता है, उससे ज्यादा आप टच में रहे, उनसे ज्यादा आप मोटिवेटेड रहे। फिर डिसिप्लिन सर फॉलो करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं कि चलो आज कर लिया तो कल नहीं करना है, इतना हो गया। और रेगुलरली मॉक्स तो देने ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हितार्थ, वंस अगेन आपको आपकी सफलता के लिए। और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मिस्टर हितार्थ का क्लियर हुआ है, और पूरे बैंकिंग वाला और अर्पित सर की तरफ से हितार्थ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। क्यों सर। और मुझे उम्मीद है कि आपका भी आखिरी रास्ता नहीं है, इसके आगे भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ है, हाँ तो सर। उसको भी आप जरूर अचीव करें। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, तो ये थे मिस्टर हितार्थ, जिनका रिजर्व लिस्ट जो है, जो अभी आउट हुई है, इसमें इनका सिलेक्शन जो है वो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में हुआ है। डेडिकेटेड स्टूडेंट, एक जो प्रॉपर डिसिप्लिन स्टूडेंट कहते हैं वो थे। और वो चीज है कि अगर आपने आज मेहनत करी है तो इसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, और उसके प्रत्यक्ष हमारे सामने एग्जाम्पल है मिस्टर हितार्थ। सो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी, जिससे हमने काफी कुछ सीखा है। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और हितार्थ के साथ ही होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी को भी बहुत अच्छे सीख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।